हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। पहेली और बूजो अपने अंकल के घर गए अपने समर वेकेशन में। देयर अंकल इज अ फार्मर। व्हेन they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. in the fields. उनके जो अंकल थे वो एक फार्मर थे, किसान थे। एक दिन उन लोगों ने कुछ टूल्स देखे जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो इन द फील्ड, अपने फील्ड में। You have learned that all living organisms require food. आप लोग को पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद से ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड? क्या आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसिस करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स के साथ ही ह्यूमंस भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सो इसलिए जो एनिमल्स है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? पर हमें फूड की जरूरत क्यों है? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप लोग पहले से जानते होंगे कि जो कि एनर्जी है फूड से जो हमें मिलती है ये यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिजम्स की वेरियस बॉडी फंक्शन से, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हम लोग अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स या दोनों से ही हमें मिलता है। In order to provide food for a large scale population, large population, regular production, proper management and distribution is necessary. एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, इनमें जो रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत नेसेसरी है। यानी कि एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, इनमें रेगुलर प्रोडक्शन यानी हमेशा प्रोडक्शन करना, एक प्रॉपर से मैनेजमेंट करना और डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 साल तक पीपल जो थे, लोग वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब मूविंग पीपल। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. और वो घूमा करते थे एक ग्रुप में, प्लेस टू प्लेस, एक मतलब कि फूड और शेल्टर की तलाश में। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. और वो कच्ची फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे। फिर उन लोगों ने एनिमल्स का शिकार करना भी अपने फूड के लिए स्टार्ट कर दिया। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. फिर धीरे धीरे उन लोगों ने एक लैंड को कल्टीवेट करा और उसमें राइस प्रोड्यूस करे, वीट प्रोड्यूस करी और अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करा। तब से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. When जब भी एक प्लांट, वो भी उसके सेम काइंड का एक प्लांट को कल्टीवेट करा जाता है एक लार्ज प्लेस में, लार्ज स्केल में, उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे कि कोई वीट की क्रॉप है, उसे हम लोग कई सारे वीट के क्रॉप को हम लोग एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करें, उसे हम लोग क्रॉप्स कहेंगे।
For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. यानी कि जो wheat होते थे, जो wheat मतलब कि जो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जो क्रॉप ऑफ wheat है, मतलब कि जितने भी प्लांट्स है जो कि एक फील्ड में ग्रो हो रहे हैं, वो सारे wheat के ही प्लांट है. You already know that crops are of different types of like cereal, vegetables and fruits. आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स क्रॉप्स एंड फ्रूट्स क्रॉप्स. These can be classified on the basis of the season in which they grow. और ये जो क्रॉप्स हैं ये क्लासिफाइड करी जाती हैं इनके सीजन के हिसाब से, जिस सीजन में ये ग्रो होती हैं. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया जो है वो एक बड़ी कंट्री है. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. यानी कि जो climatic conditions हैं जैसे कि temperature, humidity and rainfall, ये सारे climatic condition इंडिया में है, वेरी करती हैं एक रीजन या another region में. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. यानी कि यहाँ पे एक मतलब कि यहाँ पे कई सारी जो क्रॉप्स होती हैं अलग अलग वैरायटी की, वो सारी ग्रोन करी जाती है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में. डिस्पाइट these diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, यानी कि जो टू टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो होती हैं, वो होती हैं खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. तो उनके बारे में पढ़ते हैं. खारिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, वो सारी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स कहलाई जाती हैं. The rainy season in India is generally from June to September. यानी कि जो इंडिया में रेनी सीजन है वो जून टू सितंबर ही होता है. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. यानी कि जो पैडी है, मेज है, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं. अब है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. यानी कि वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं अक्टूबर टू मार्च के बीच में, वो सारी क्रॉप्स रबी क्रॉप्स कहलाई जाती हैं. एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स, यानी रबी क्रॉप्स के जो उदाहरण है वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड. यानी कि जो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सारी रबी क्रॉप्स हैं. Beside these, pulse and vegetables are grown during summer at many places. यानी कि ये जो पल्स दाल होती हैं ये इंडिया में बहुत जगह समर्स में उगाई जाती हैं. इनकी ग्रोथ समर्स में होती है. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. यानी कि जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि फार्मर को करनी होती हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your हाउस. और ये एक्टिविटीज बिल्कुल मैच करती है वैसी एक्टिविटीज जो कि गार्डनर करता है और जो आप भी करते हैं जब अपने घर में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज. दीज एक्टिविटीज और टास्क आर referred to as agriculture practices which are listed below. वो सारी जो एक्टिविटीज है जो कि फार्मर्स को एक पीरियड ऑफ टाइम में करनी होती है, वो सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है जो कि नीचे लिस्टेड है. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकंड, सोइंग. थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. फोर्थ, इरिगेशन. फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग एंड सेवंथ, स्टोरेज. ये सेवंथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज होती हैं जो कि फार्मर को एक पीरियड ऑफ टाइम में करनी होती है एक किसी क्रॉप को उगाने के लिए.
तो हमारा फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का वो ये होता है कि सॉइल को टर्न करना और सॉइल को लूज करना। This allows the roots to penetrate deep into the soil. इसी से जो रूट्स होती हैं ये डीप इनसाइड तक ये ज्यादा अंदर तक जाती हैं सॉइल के। Thus loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. इसी और ये जो सॉइल को लूजन करा जाता है ये रूट्स की ऐसी मदद करता है कि जो रूट्स हैं ये जबकि काफी अंदर तक होती हैं ये काफी अंदर तक होती हैं सॉइल की, लेकिन फिर भी ये ब्रीथ इजीली कर लेती हैं इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जब भी लेकिन तब भी जब वो डीप इनटू तक यानी कि वो काफी अंदर तक होती हैं सॉइल के और तब भी वो इजीली ब्रीथ कर लेती हैं। इसे ये हेल्प ये जो इजीली इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि जो सॉइल है उसे लूजन कर दिया गया है, उसे टिलिंग कर दी गई है यानी उसे टर्न कर दिया गया है। यही होता है एक बेनिफिशियल ये एडवांटेज होता है कि सॉइल को टर्न करना और उसे लूजन करना। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? लेकिन क्यों जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है ये कैसे मदद करता है सॉइल रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में? The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. ये जो loosened soil होती है ये earthworms और जो microbes होते हैं इनकी growth को मदद करता है जो कि soil में present होते हैं। These organisms are friends of the farmers. ये जो organisms होते हैं ये organisms farmer के friends होते हैं। Since they further turn and loosen the soil and add humus to it और ये ऑर्गेनिज्म सॉइल को टर्न करते हैं उन्हें लूज करते हैं और सॉइल में ह्यूमस को ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? पर लेकिन ये जो सॉइल होती है इसको टर्न करना और लूजन करने की क्यों जरूरत होती है? इसको क्या नीड है इसकी? यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट soil contains minerals, water, air and some living organism. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो मिनरल्स, वाटर और एयर और some living organisms ये soil में रहती हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. और जब भी कोई भी dead plants या dead body होती है किसी भी animals की वो soil में पड़े पड़े decompose हो जाती है। ये इसलिए decompose हो जाती है क्योंकि जो soil में जितने भी organisms हैं ये सब उसके जितने भी nutrients होते हैं ले लेते हैं और उसे मिट्टी में पूरी तरह से मिला देते हैं, इसलिए वो डिकम्पोज्ड होती हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. और जितने भी जैसे कि कोई एनिमल है उसकी डेड बॉडी में कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और उसे डिकम्पोज करने के बाद उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में रिलीज्ड बैक हो जाते हैं यानी कि वो वापस सॉइल में आ जाते हैं। These nutrients are again absorbed by plants और ये न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में रिलीज बैक हो जाते हैं ये फिर प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since only a few centimeter of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. यानी कि जो टिलिंग होती है और लूजनिंग होती है सॉइल की ये अच्छे से मतलब कि जो सॉइल होती है उसको टर्न करा जाता है, इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फ्यू सेंटीमीटर्स नीचे होते हैं, ये सारी न्यूट्रिएंट्स ये ऊपर टॉप लेयर में आ जाते हैं जिससे जो प्लांट्स होती हैं उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।
turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil so that plants can use these nutrients. और इस वजह से जो जितने भी nutrients होते हैं वो टॉप लेवल में आ जाते हैं. इस वजह से जो plants होते हैं वो अच्छे से यूज कर लेते हैं इनका nutrients का. Thus टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ अ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. इसलिए जो टर्निंग और लूजनिंग होती है सॉइल की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. और ये जो प्रोसेस होता है सॉइल को टर्न करना और लूजन करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग और प्लोइंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. और ये प्लो की मदद से करा जाता है. प्लो मतलब हल. प्लो मतलब हल. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. यानी कि जो हल होते हैं वो वुडन के बने होते हैं या फिर आयरन के बने होते हैं. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. अगर जो सॉइल है वो काफी ज्यादा ड्राई है, सूख चुकी है, तो इसको प्लोइंग से पहले इसको वाटरिंग की जरूरत होगी. यानी इसमें हल चलाने से पहले उसमें पानी डालना पड़ेगा. द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स. यानी कि जो प्लॉट यानी जिस फील्ड में हल चल चुका है उस फील्ड में काफी बिग क्लम्प्स होते हैं ऑफ सॉइल्स के, उन्हें हम लोग क्रम्स कहते हैं. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन क्रम्स को तोड़ देना. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. यानी कि जो लेवलिंग करी जाती है फील्ड की, ये बहुत बेनिफिशियल होती है सोइंग में और इरिगेशन में. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. और ये जो सॉइल की लेवलिंग करी जाती है ये एक टूल होता है लेवलर, इसकी मदद से इसे करा जाता है. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in a proper mixing of manure with the soil. और कभी कभी जो टिलिंग करी जाती है सॉइल की उससे पहले उसमें मैन्योर ऐड कर दिया जाता है. इसका ये एडवांटेज होता है कि जो मैन्योर होता है वो सॉइल में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है. द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग. और जो सॉइल होती है वो मॉइस्चर्ड यानी नमी हो जाती है सॉइल में उसमें बीज लगाने से पहले. तो ये हमारा टॉपिक अब खत्म हो चुका है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे. आज हम लोग को स्टार्ट करना है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो चलिए शुरू करते हैं. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. यानी कि सोइंग से पहले सोइंग द सीड यानी सीड लगाने से पहले ये नेसेसरी होता है कि जो सॉइल के जो क्लम्प्स होते हैं उन्हें तोड़ना, ताकि बेटर यील्ड एक अच्छी सी यील्ड प्राप्त हो. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये जो क्लम्प्स होते हैं इन्हें तोड़ने के लिए वेरियस जो अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो एंड हो एंड कल्टीवेटर. और ये जो मेन टूल्स होते हैं इस पर्पस के लिए वो होते हैं प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. तो plow this is being used since ancient time for tilling the soil. ये जो plow है ये ancient time से soil को टिलिंग करने के लिए यूज़ होता आ रहा है. Adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. और soil में fertilizers ऐड करने के लिए
जो वीड्स होती हैं, अनवांटेड प्लांट, उन्हें हटाने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए ये हेल्प में आता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। यानी कि ये जो प्लो होता है वो वुड का बना होता है, और जो इसको बुल के जो पेयर होते हैं वो उससे इसे चलाया जाता है एक फील्ड में, और अदर एनिमल्स भी जैसे कि हॉर्स और कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। इस प्लो में एक स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड होती है, उसे प्लोशेयर कहा जाता है। वो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, उसे प्लोशेयर कहा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। जो मेन पार्ट होता है प्लो का, हल्का, वो होता है एक लॉग ऑफ वुड जो कि कहलाती है प्लो शाफ्ट। जो कि प्लो शाफ्ट होता है, यही मेन चीज़ होती है प्लो की। There is a handle at one end to the shaft, और एक हैंडल होता है शाफ्ट के एंड में। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck, और जो अदर एंड होता है वहाँ वो वो अटैच होता है एक बीम में जो कि बुल्स की नेक पर रखी होती हैं। One pair of bulls and a man can easily operate the plow। यानी कि एक बुल का पेयर और एक आदमी मिलकर प्लो को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली उसे चला सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। ये जो वुडन प्लो होते हैं ये अब रिप्लेस करे जा चुके हैं आयरन प्लो से आज के दिनों में। हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। हो एक सिंपल टूल होता है जो कि यूज किया जाता है जो वीड्स होती हैं उन्हें रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। यानी इस हो में एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होती है या फिर वो आयरन की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और जो इसमें हो में एक लॉन्ग रॉड की वुड होती है जो या तो फिर वो आयरन की होती है, और वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट लगी रहती है जो कि वीड्स होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स होती हैं और जो सॉइल के बिग क्रम्स होते हैं उन्हें तोड़ने में मदद करती है। ये होता है प्लो। ये जो प्लो का एक एंड है, यहाँ पे बीम रखी गई है जो कि बुल्स के नेक में है, और जो नीचे साइड है वो है प्लोशेयर। इसके बगल में भी एक डायग्राम बना लो, देख लो। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल। और ये जो इसकी प्लेट लगी होती है वो एक ब्लेड की तरह वर्क करती है, और ये भी पुल करा जाता है एनिमल्स के द्वारा। ये है हो, ये ऐसा दिखता है। ये जो इसकी आयरन रॉड है और ये इसका हैंडल है, ये जो ब्लेड के बेंट प्लेट के ऊपर लगा है जिसके ऊपर ग्रिप लिखी है। कल्टीवेटर। Nowadays प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आज के दिनों में जो प्लोइंग हो गई है उसे ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर एंड टाइम। और ये जो कल्टीवेटर का जो मेन पर्पस है, यूज़ है, वो ये है कि ये जो कल्टीवेटर है ये सेव करता है लेबर्स और उनका टाइम। ये मतलब कि ये जल्दी से प्लोइंग कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग। सोइंग मतलब बीज लगाना। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो सोइंग होती है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी
clean and healthy seeds of a good variety are selected। यानी कि सोइंग यानी बीज लगाने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी, यानी कि हेल्दी गुड क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के सीड्स, क्लीन एंड हेल्दी साफ और हेल्दी सीड्स और गुड वैरायटी के सीड्स ये सेलेक्ट करे जाते हैं बीज लगाने से पहले। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और जो फार्मर्स होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि जो हेल्दी सीड्स होती है उन्हीं को यूज़ करें ताकि वो एक हाई यील्ड दे। Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Are there seeds which float on water? वो सीड जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं। Would those be lighter or heavier than those which sink? वो सीड जो कि लाइटर हल्की होती हैं या फिर भारी होती हैं और जो पानी में डूब जाती हैं। Why would they be lighter? वो हल्की क्यों होती हैं? डैमेज इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ रहा है बुक में। क्वेश्चन है, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो अंदर से हॉलो मतलब खाली हो जाते हैं, इसलिए वो लाइटर हो जाते हैं यानी हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करते हैं यानी वाटर में तैरते हैं। This is a good method for separating good quality healthy seeds from the damaged one। ये एक गुड मेथड है यानी ये एक अच्छा मेथड है जो हेल्दी सीड्स होते हैं उन्हें सेपरेट करना ख़राब सीड्स में जो डैमेज हो चुके हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। बीज लगाने से पहले ये इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि हमें उन टूल्स के बारे में जानना जो कि सोइंग में यूज़ होते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ शेप लाइक अ फनल। यानी कि जो टूल होता है जो कि ट्रेडिशनली यूज़ होता है सीड्स को लगाने के लिए वो फनल की तरह उसका शेप होता है। फिगर 1.2 में है, ये फिगर 1.2 है और ये होता है फनल। ये जो ग्रे कलर का पार्ट है जो कि फार्मर्स के हैंड में है तो फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। यानी कि जो सीड्स होते हैं उन्हें फनल में फिल करा जाता है जिससे वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और 2 या 3 पाइप से वो चले जाते हैं जिन पाइप्स का शार्प एंड होता है जो कि मिट्टी के काफ़ी अंदर तक घुस जाती हैं और अंदर सीड्स को सोव कर देती हैं, लगा देती हैं। These ends pierce into the soils and place seeds there। ये जो एंड्स होते हैं ये सॉइल्स के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं और सीड्स को प्लेस कर देते हैं। सीड ड्रिल, nowadays the seed drill figure 1.2 is used for sowing with the help of ट्रैक्टर। जो कि सीड ड्रिल है ये आज के दिनों में यूज़ करी जा रही है सीड्स को लगाने के लिए, सीड्स को सोइंग करने के लिए बाय द यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। यानी कि ट्रैक्टर की मदद से अब सीड ड्रिल से हम लोग बीज को फार्म में लगाते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। यानी कि ये जो सीड ड्रिल है ये सीड्स को यूनिफॉर्मली सो करता है और इक्वल डिस्टेंस में लगाता है। यानी कि ऐसा यूनिफॉर्मली मतलब कि इतने डिस्टेंस पे दूसरा फिर इतने डिस्टेंस पे दूसरा, ये ऐसे सीड्स लगाता है एक इक्वल डिस्टेंस में। इट ensure that seeds get covered by the soils after sowing। और ये इतने अंदर तक सीड्स को लगाता है, इसका ये इंश्योर है
कि जो सीड्स होती हैं वो कवर हो जाती हैं सॉइल से आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये जो काम है, मतलब कि जो सीड्स को सॉइल से कवर कर देना, इससे जो बर्ड होती हैं वो सीड्स को खा जाती हैं। ये इसे प्रिवेंट करता है, रोकता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। ये जो सोइंग होती है, यानी कि बीज लगाते हैं जो कि सीड ड्रिल से, ये ये टाइम बचाती है और लेबर बचाती है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. ये जो appropriate distance होती है seeds के बीच में, ये बहुत necessary है to avoid overcrowding. Overcrowding को avoid करना। Overcrowding मतलब कि एक ही जगह में कई सारे प्लांट आ गए हैं और वो सब अच्छे से यूनिफॉर्मली नहीं उगे हैं, यानी कि जो सीड ड्रिल होती है वो इक्वल डिस्टेंस में लगाती है और इसमें कि सब एक ही जगह कई सारे निकल आते हैं। ओवर क्राउडिंग इसी को कहते हैं। ये ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करता है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो ओवर क्राउडिंग होती है उसमें क्या होता था कि एक ही जगह कई सारे प्लांट्स निकल आते थे, तो इससे जो सनलाइट होती थी वो प्लांट्स को एप्रोप्रिएट जितनी नीड होती है वो उतनी नहीं मिल पाती थी। इसलिए ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने से और इक्वल डिस्टेंस में सीड्स को लगाने से इनको जो सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वाटर मिलता है फ्रॉम द सॉइल से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और एट अ टाइम्स मतलब कि समय समय में कुछ प्लांट्स को हटा भी दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जो ओवर क्राउडिंग होती है उसे रोकने के लिए। कई बार उसे ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए जो कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो हमारा ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और सोइंग टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं। आज हम लोग को कंप्लीट करना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. The substance which are added to the soil in the form of nutrients, वो सब्सटेंस जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो सब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में ऐड करे जाते हैं सॉइल में, ताकि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ हो वो हेल्दी हो, वो सब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. जो soil होती है वो minerals और nutrients supply करती है crop plants को. These nutrients are essential for the growth of the plants. ये जो nutrients होते हैं ये essential होते हैं growth of plants की. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. In the certain area, farmers grow crop after crop in the same field. यानी कि जो इन सर्टेन एरिया, एक सर्टेन एरिया में फार्मर्स क्रॉप उगाता है, उसके बाद भी जो क्रॉप होती है वो सेम टाइप की क्रॉप, यानी कि सेम काइंड की खूब सारी क्रॉप एक सर्टेन एरिया में ही उगाता है। यानी कि जैसे कि ये फील्ड है, इसमें उसने वीट की क्रॉप को उगाया,
फिर उसके बाद जब वो उसकी वीट की क्रॉप पूरी उग गई, कट गई, और फिर उसमें जो जितने भी गेहूं थे वो सब आ गए, उसके बाद फिर उसी फील्ड में वो फिर से वीट का ही प्लांट लगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो फील्ड होती है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती, लेफ्ट नहीं रहती है। Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. यानी कि जो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, इससे जो सॉइल होती है वो पुअर हो जाती है, यानी सॉइल में कम हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड में, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और ये प्रोसेस होता है मैन्योरिंग ये प्रोसेस मैन्योरिंग कहलाता है। Improper of insufficient manuring results in plants. Improper और insufficient manuring results in weak plant. यानी कि जो weak plants होते हैं उनमें मैन्योरिंग प्रोसेस किया जाता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। यानी कि जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। फार्मर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं वो एक ओपन पिट्स में डाल देते हैं, और जिससे वो वेस्ट डीकम्पोज हो जाता है। The decomposition is caused by some microorganisms. ये जो decomposition होता है मैन्योरिंग का नहीं, जो कि एनिमल का वेस्ट का जो decomposition होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो कि सॉइल में होते हैं। The decomposed matter is used as organic manure, और जो मैटर डिकम्पोज हो गया है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज करते हैं। You have already learned about vermicomposting in class 6. यानी कि आप लोग पहले से जानते होंगे जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, ये हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ रखा है। Did plants in all the glasses grow at the same place? Which glass should? यानी कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 1.2। इस एक्टिविटी को हम किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अभी हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि जो फर्टिलाइजर होता है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये जो फर्टिलाइजर होता है वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। यानी कि जो कुछ उदाहरण है फर्टिलाइजर्स के वो है यूरिया, एमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। NPK का फुल फॉर्म होता है N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं एक बेटर यील्ड देने में, ताकि जो क्रॉप्स होती है जैसे सच एज वीट, पैडी एंड मेज ये सब अच्छे से उग पाए। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल।
पर अगर जो फर्टिलाइज़र होता है उसका ज़्यादा यूज़ करें सॉइल में, तो इससे जो सॉइल की जो खुद की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये कहीं ना कहीं ये भी सोर्स है एक वाटर पॉल्यूशन का। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. यानी कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इन ऑर्डर में जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की खुद की उसे मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर। जो सॉइल होती है उसकी खुद की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कई बार हम लोग को फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है और उन्हें एक अनकल्टिवेटेड फील्ड में डाल दिया जाता है इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल्स टेक्सचर्स एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो मैन्योर का यूज़ होता है, जो मैन्योर होता है वो इम्प्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि कितना वो, यानी कि जो मॉइस्चर होता है वो सॉइल में ये बढ़ाता है मैन्योर। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये सॉइल में कई सारे न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड करता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। जो अनदर मेथड है क्रॉप सॉइल को रिप्लेनिश करना न्यूट्रिएंट्स के साथ, ये करा जाता है क्रॉप रोटेशन के द्वारा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। और ये ऐसे करा जाता है कि जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं उनको उगाया जाता है सॉइल में अल्टरनेटली, यानी कि अल्टरनेट दूसरी क्रॉप्स को उगाया जाता है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes एज फोडर इन वन सीजन एंड wheat इन द नेक्स्ट सीजन। यानी कि जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे कई बार फार्मर्स लीगम्स का फोडर की तरह यूज़ करते हैं इन वन सीजन, और जो वीट होता है उसे नेक्स्ट सीजन में उगाते हैं। This helped in the replenishment of the soil with nitrogen। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सॉइल है ये रिप्लेनिश हो जाती है नाइट्रोजन के साथ। जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाती है नाइट्रोजन के साथ, सॉइल में नाइट्रोजन भी मिल जाता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स जो होते हैं वो इंकरेज होते हैं इन प्रैक्टिस को अपनाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। इन प्रीवियस क्लासेस यानी कि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लीगमिनस प्लांट्स। ये जो राइजोबियम होता है ये बैक्टीरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है नोडल्स रूट्स ऑफ, यानी कि जो एक प्लांट होता है लीगमिनस, उसकी प्लांट के रूट्स में ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया राइजोबियम। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये जो राइजोबियम होता है ये दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वहाँ पे फिक्स करता है। ये यहाँ पर एक टेबल दी गई है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफ्रेंशिएट करती है, तो इसको चले पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यानी कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी उसे इंसान बनाते हैं और वो ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। और पहले हम लोग फर्टिलाइजर्स के पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद मैन्योर के पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल में
ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं, इन फर्टिलाइज़र में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब हम लोग पढ़ते हैं मैन्योर। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। यानी कि जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये ऑब्टेन्ड होता है डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। जो कैटल का डंग होता है उसके डीकम्पोजिशन यानी एनिमल्स और एंड प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं उनसे डीकम्पोज होकर के ये रेसिड्यूज बनता है। और जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो मैन्योर होता है वो फील्ड में प्रिपेयर करा जाता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर करा जाता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर होता है वो सॉइल में लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, पर फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड। फर्टिलाइज़र सॉइल में कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होता है वो रिलेटिवली काफ़ी लेस रिच होता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में। यानी कि जो मैन्योर होता है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में बहुत ही लेस रिच होता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो काफ़ी वेरी रिच होता है, यानी कि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन मैन्योर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड अ मैन्योर। ये जो टेबल थी, ये टेबल 1.1 थी, ये डिफरेंसेस थे फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। अब इधर पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द organic manure is considered better than fertilizer. This is because ये जो मैन्योर होता है ये एक ऑर्गेनिक ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये कंसीडर करा जाता है कि ये फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल की ये जो मैन्योर है ये सॉइल की जो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर को रखने की क्षमता, ये बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और ये जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं ये इन्हें गैस एक्सचेंज करने में काफ़ी मदद करता है, ताकि तो इसलिए जो सॉइल के लिए सॉइल्स के जो पोर्स होते हैं उन्हें गैस एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, वो वेरी इजी ये प्रोसेस हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये मैन्योर जो होता है, जैसे कि पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, और ये ऑर्गेनिक मैन्योर इन्हीं फ्रेंड्स की फ्रेंडली माइक्रोब्स को इनके नंबर ऑफ क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो हमारा ये टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट NCERT। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आज हम लोग को कवर करना है इरिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। यानी कि जितनी भी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें ज़रूरत है वाटर की जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर है वो इम्पॉर्टेंट है
प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट, जो वाटर होता है वो प्लांट्स के जो रूट्स होता है उनसे एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और जब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जब वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं तो वाटर के साथ ही जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स मिनरल ये सब भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स की रूट में। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो 90% के आसपास वाटर को कंटेन करते हैं, वाटर होता है उनके अंदर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ये जो वाटर है ये इसलिए एसेंशियल है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। सीड्स जो होती है उनको जर्मिनेट करने के लिए वाटर इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जो सीड्स होती हैं ये ड्राई कंडीशंस में नहीं जर्मिनेट हो पाती हैं। ये जनरेट जब नॉन ड्राई कंडीशन होती है तभी जो सीड्स होती हैं वो जनरेट हो पाती हैं। सीड्स ड्राई कंडीशंस में नहीं जनरेट हो पाती। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं ये भी जब एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं प्लांट्स की रूट के साथ तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट में वो न्यूट्रिशंस जाते हैं। Water also protect the crops from both frost and hot air currents। जो वाटर होता है वो जब प्लांट्स के अंदर चला जाता है तो वो प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में वाटर होता है। नियरली 90% तक वाटर प्लांट्स के हर पार्ट में होता है। तो यही चीज़ क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है। जो हॉट एयर होती है करंट्स, हॉट एयर करंट्स यानी कि जो गर्म हवा चलती है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में इंडिया में लू चलती है तो ये सब हॉट एयर होती है। इंडिया में हॉट एयर चलती है उसका नाम है लू। वो जब चलती है तो ये इन हॉट एयर से क्रॉप को बचाता है पानी, जो कि 90% के आसपास, नियरली 90% के आसपास क्रॉप में, प्लांट्स में पानी होता है। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to water regularly। जो पानी, जो सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसे मेंटेन करने के लिए और जो क्रॉप होती है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए फील्ड में रेगुलरली वाटर लगाया जाता है, पानी लगाया जाता है, ताकि जो मॉइस्चर है सॉइल का वो मेंटेन रहे और हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ हो, यानी हेल्थी ग्रोथ हो क्रॉप की। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो पानी की सप्लाई क्रॉप्स को करी जाती है एक रेगुलर इंटरवल्स में, रेगुलर टाइम में, उसे इरिगेशन कहते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. The times and frequency of irrigations यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो टाइम होता है इरिगेशंस का, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, यानी कि जो इरिगेशन होता है उसे हम लोग को टाइम टू टाइम लगाना चाहिए। क्रॉप टू क्रॉप यानी कि एक क्रॉप लगी है उसके बीच से पानी जा रहा है, उसके बगल में एक और क्रॉप लगी उसके बीच से पानी जा रहा है, फिर उसके बगल में एक और क्रॉप, हर क्रॉप के बीच से पानी जाता है। हर सॉइल टू सॉइल, पूरे जो खेत होता है उसके हर जगह से पानी होता है। और सीज़न टू सीज़न, और किसी भी, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो या ठंडी हो, तीनों सीज़न में सीज़न टू सीज़न इरिगेशन करते हैं फार्मर्स फील्ड में। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। जो जब समर आ जाता है तो जो वाटरिंग करी जाती है फील्ड में उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर दी जाती है, यानी कि ज़्यादा पानी लगाया जाता है खेतों में। Why is it so? इतना ज़्यादा क्यों?
Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Could it be due to increased rate of इवोपरेशन, यानी कि जो इवोपरेशन होता है, जो क्रॉप्स में जितना भी पानी होता है वो सारा इवोपरेट हो जाता है गर्मियों के दिनों में प्लांट्स की लीव से और सॉइल से, क्योंकि जब धूप तेज होती है तो जितना भी पानी है नियरली 90% जो पानी है क्रॉप्स के अंदर वो सब इवोपरेट हो जाता है। इसलिए इसलिए वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी उसे हायर करा जाता है, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पानी लगाया जाता है। Sources of irrigation. The sources of water for irrigations are wells, tube wells, ponds, lake, rivers, dams and canals. यानी कि जो सोर्स होते हैं इरिगेशंस के वो हैं वेल्स मीन्स कुएं, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स नदी, डैम्स एंड कैनाल्स मीन्स नहर। ये सब सोर्स हैं इरिगेशंस के। यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं इरिगेशंस के। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। The water available in wells, lakes and canals is lifted by a different methods in different region for taking it to the field. यानी कि जो पानी अवेलेबल होता है लेक्स में, कैनाल्स में, वो लिया जाता है डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट रीजन में फॉर टेकिंग टू इट टू द फील्ड। दूसरे बर्तनों से उठाया जाता है अलग अलग रीजन में अलग मेथड से उसे खेतों में पहुंचाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। जो कैटल होती हैं, कैटल और जो ह्यूमन लेबर्स होते हैं ये इस मेथड्स में यूज करे जाते हैं। दीज मेथड्स आर चीपर। ये जो मेथड्स होते हैं ये चीपर होते हैं। चीपर मतलब सस्ते होते हैं, बट लेस एफिशिएंट। बट जो फार्मर्स की जो नीड्स होती हैं, जो कि क्रॉप्स की नीड्स होती हैं, उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते। ये लेस एफिशिएंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप। जो ट्रेडिशनल वेज होते हैं इरिगेशन के लिए वो होते हैं मोट, चेन पंप और होंगे धेकली एंड राहत लीवर सिस्टम। ये जो मोट होता है वो एक पुली सिस्टम होता है और ये राहत लीवर सिस्टम होता है। तो इनके ये डायग्राम भी बने, चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला फिगर 1.4 है ये है मोट, इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या है कि फार्मर है और ह्यूमन लेबर है, इसने एक किसी मिट्टी के बर्तन से कुएं से, वेल से पानी निकाल रहा है और रास्ते में डाल रहा है, जिससे ये पानी खेतों में जा रहा है। ये मोट सिस्टम है, पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम में मटके से पानी निकाल के खेतों में डाला जाता है। सेकंड है हमारा चेन पंप। ये फिगर 1.4 बी चेन पंप है। इससे क्या होता है कि एक मोटर चेन से खींची जाती है और जो पानी होता है वो उसमें एक बकेट अटैच है। ये व्हील है, इसमें एक बकेट अटैच है। इससे पानी पूरे खेतों में पहुंचाया जा रहा है। सेकेंड है फिगर 1.4 सी धेकली। धेकली में क्या होता है कि जो पानी है उसे एक बकेट में लेते हैं और इसमें कई सारे वेज बना देते हैं हर क्रॉप में जाने के लिए, और एक जगह पानी डालते हैं जिससे पानी हर क्रॉप तक पहुंच जाता है। फोर्थ है राहत लीवर सिस्टम, फिगर 1.4 डी। इसमें क्या होता है, एक बुल होता है, ये जो पंप जैसा है इसे घुमाता है। इसको घुमाते हैं तो इधर एक व्हील लगा, इसमें कई सारी बकेट अटैच हैं। यहाँ नीचे पानी है, ये पानी जैसे वो व्हील घूमता है तो वो बकेट नीचे आ जाती है और ये पानी लेकर के उसको उधर डाल देता है खेतों में, जिससे पानी हर जगह पहुंच जाता है। तो ये हम लोगों ने डायग्राम से ये 4 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन समझ लिए हैं।
Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. ये जो पंप है, जितने भी ये हम लोगों ने 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो देखे, इन सबको चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, या मतलब कि इनको वाटर लेने के लिए इनको डीजल या तो बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से यूज़ करके इन पंप को चलाया जाता है। तो हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन हो गया। अब हमारा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, ये हमें हेल्प करता है जो वाटर है उसे इकोनॉमिकली यूज़ करना, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही यूज़ करना। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के, वो ये हैं: स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो फर्स्ट हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ते हैं। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। यानी कि ये जो सिस्टम है ये मोर यूज़फुल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उस लैंड पर जिस लैंड के पास सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। यानी कि जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स मतलब सीधे पाइप्स, जो कि ये पाइप जो कि सीधे खड़े हुए हैं, इनमें रोटेटिंग नोजल्स है, यानी कि इन पाइप्स के ऊपर नोजल्स है कई सारे, और वो घूमते हैं, रोटेट होते हैं, जिससे जो पानी है वो हर जगह हर क्रॉप में पहुंच जाता है। और जो उनके जो टॉप में नोजल्स लगे रहते हैं और वो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, वो घूमते हैं। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो पाइप्स होते हैं ये एक पाइपलाइन से जुड़े होते हैं, मेन पाइपलाइन, जो कि वेल में लगा दिया जाता है। वो पानी कंटेन करता है, इन पाइप्स में डालता है, और वो पाइप्स कई सारे पाइपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और सारा पानी पूरे फील्ड में अच्छे से स्प्रिंकल्ड हो जाता है और हर क्रॉप को पानी मिल जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escape from the rotating nozzle. It get sprinkled on the crop as if it raining। यानी कि जो मोटर है ये पानी को वेल से निकालती है, एक मेन पाइपलाइन में डालती है, और वो पाइपलाइन कई सारी पाइपलाइन में बदल जाती है, और हर रोटेटिंग नोजल्स में जाकर हर परपेंडिकुलर पाइप्स में जाके उनके टॉप में रोटेटिंग नोजल्स होता है, और वो पानी पूरा स्प्रिंकल्ड हो जाता है हर क्रॉप में। और ऐसा फील होता है, क्रॉप्स को ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे वो रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है। Sprinklers is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops। Figure 1.5a। फिगर 1.5a है स्प्रिंकलर सिस्टम, और इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंकलर है ये वेरी यूज़फुल है, ये बहुत यूज़फुल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ लॉन्स, कॉफ़ी और प्लांटेशन के लिए। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब हमारा दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये जो ड्रिप सिस्टम है इसमें जो वाटर होता है वो गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉप गिरी फिर दूसरी ड्रॉप गिरी और वो जाके गिरती है डायरेक्ट रूट में। यानी कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो क्रॉप के ऊपर बारिश करता है, ऐसा रेनिंग जैसा करता है, उसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। और जो ड्रिप सिस्टम होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑफ वाटर रूट्स में डालता है पानी डायरेक्ट, तो उससे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये जो ड्रिप सिस्टम है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स में पानी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। यानी कि और जो ये ड्रिप सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है जो फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और गार्डन्स, ट्रीज होते हैं, इनमें पानी पहुंचाने का। फिगर 1.5b।
इज अ ड्रिप सिस्टम, यानी कि जो फिगर 1.5b ये है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या है, एक मोटर है, ये पानी निकालती है और एक मेन पाइपलाइन में देती है, और वो मेन पाइपलाइन काफ़ी सारी पाइपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हर ड्रॉप बाय ड्रॉप उनकी क्रॉप्स की रूट्स में पानी देती है, जिससे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इस ड्रिप सिस्टम में जो वाटर होता है वो वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये वहाँ पर होता है जिस रीजन में जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही पुअर यानी बहुत ही कम होती है। ये हमारा ड्रिप सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि हमारा जो इरिगेशन टॉपिक था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो कि हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 8 NCERT चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था इरिगेशन और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आज हम लोग को कवर करना है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. यानी कि जो बूझो हैं और पहेली हैं वो एक पास के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो गेहूं के जो खेत हैं, गेहूं के जो क्रॉप्स हैं यानी गेहूं के जो प्लांट हैं उनके साथ अदर प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं। तभी बूझो कहता है, हैव दिस अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पसली। बूझो कहता है कि ये जो अदर प्लांट्स है जो कि वीड्स प्लांट के साथ ग्रो हो रहे हैं, इनको प्लांट करने का कोई अदर पर्पस है। इन अ फील्ड मैनी अदर undesirable plants may growth naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. यानी कि जो फील्ड में खेत में ऐसे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, नेचुरली वो ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स के साथ। ये जो अनडेसिबली प्लांट्स होते हैं ये सब वीड्स कहलाते हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स होते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ उगाते हैं, उनको हटाने को कहते हैं वीडिंग। उनको रिमूव करने के लिए कहते हैं उन्हें कहा जाता है वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. ये जो वीडिंग होती है ये नेसेसरी होती है, ये नेसेसरी है क्योंकि जो वीड्स होती हैं ये कम्पीट करती हैं, यानी कि जो क्रॉप्स को जो वाटर दिया जाता है, न्यूट्रिएंट दिया जाता है और जो उनको लाइट स्पेस दिया जाता है, ये सब वीड्स को भी मिलता है। इसलिए वीडिंग करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। Thus they affect the growth of the crop. इसलिए क्योंकि जो वीड्स होती है उनको भी वाटर हो जाता है साथ में क्रॉप्स के साथ और उनको भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, इसलिए ये जो ग्रोथ होती है क्रॉप की उन्हें अफेक्ट करती है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. जो सम वीड्स होती हैं वो इंटरफेयर यानी कि वो जब हार्वेस्टिंग होती है, जब क्रॉप्स को काटा जाता है तब वो वीड्स भी आ जाती है और वो वीड्स पॉइजनस भी होती हैं। उनमें जहर होता है एनिमल्स के लिए और इंसानों के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो पॉइजनस होती हैं वो वीड्स, अगर ह्यूमन्स ने उन्हें खा लिया तो। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. जो फार्मर्स होते हैं
वो बहुत सारे वेज को रास्तों को अपनाते हैं इन वीड्स को हटाने के लिए और उनमें कंट्रोल करने के लिए, उनकी जो ग्रोथ होती है उनको उसे कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ये जो टिलिंग होती है, टिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल को लूज करा जाता है, उसे टर्न करा जाता है। ये प्रोसेस हम लोगों ने अपनी आगे की वीडियो में कर रखा है, पढ़ रखा है, तो आप लोग को इस प्रोसेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये जो टिलिंग होता है क्रॉप्स को लगाने से पहले करा जाता है, सोइंग से पहले करा जाता है ये प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो अपरूटिंग होती हैं, मतलब कि जो ऊपर होती हैं वीड्स, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद सॉइल। इसलिए जब उन्हें हटा दिया जाता है तो वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं और वो मिट्टी में अब मिल जाती हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो सही वक्त होता है वीड्स को हटाने का, वो तब होता है कि जब तक वीड्स जो होती हैं वो फ्लावर ना प्रोड्यूस कर दे और अपने सीड्स ना प्रोड्यूस कर दे, तब तक इससे पहले ही उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल of weeds, uprooting or cutting them close to the ground। जो मैनुअली रिमूव करा जाता है उन्हें मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। यानी कि जो मैनुअल रिमूवल होता है और जो फिजिकल रिमूवल होता है उसे ऐसा कट करना चाहिए वीड्स को जो कि ग्राउंड के बहुत ही ज़्यादा पास हो, मतलब कि एकदम ग्राउंड से उन्हें काट देना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे नहीं, बिल्कुल ग्राउंड से वीड्स को काट देना चाहिए। फ्रॉम टाइम क्लोज टू द ग्राउंड, फ्रॉम टाइम टू टाइम उसे ग्राउंड से काटना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। ये जो वीड्स होती है इन्हें ग्राउंड से काट देना चाहिए टाइम टू टाइम। ये एक टूल होता है, ट्रेडिशनल टूल खुरपी, उसकी मदद से होता है। अ सीड ड्रिल फिगर 1.2b। ये जो सीड ड्रिल होता है इज ऑल्सो यूज टू अप्रूव वीड्स। और ये जो सीड ड्रिल होता है ये भी जो वीड्स होती हैं उनको काटने में मदद करता है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। और जो weeds होती हैं उनको केमिकल के थ्रू भी हटाया जाता है, जो कि जिन्हें कहा जाता है weedicides, like 2,4-D। These are sprayed in the fields to kill the weeds। जैसे कि एक केमिकल है 2,4-D, ये स्प्रे करा जाता है फील्ड्स में ताकि जो वीड्स होती हैं वो किल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्रॉप्स को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। और ये जो weedicides होते हैं केमिकल, इनको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि ये स्प्रे हो सके पूरे फील्ड में। फिगर 1.6 में स्प्रेइंग वीडीसाइड, जो वीडीसाइड्स होती है वो फिगर 1.6 में आप देख पा रहे होंगे। एक फार्मर है और वो वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहा है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। और ये जो भी केमिकल्स होते हैं उनमें ऑलरेडी ये मेंशन होता है कि जो वीडीसाइड्स हैं उन्हें तब स्प्रे करा जाए जब जो वीड्स होते हैं उन्होंने अपना फ्लावर नहीं निकाला हो और उनके सीड्स भी नहीं उनके सीड्स का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ हो। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ये जो फार्मर की जो हेल्थ होती है उनको भी अफेक्ट करते हैं। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। इसलिए जो केमिकल्स होते हैं इन्हें बहुत ही केयरफुली
यूज़ करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके यहाँ भी ये सब केमिकल्स हों तो उन्हें प्लीज़ केयरफुली उनसे दूर रहे और उनके पास ना जाए, उसे छुए ना, ये आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। दे शुड कवर विद देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। और जब फार्मर्स इन केमिकल को स्प्रे करते हैं, वीडिसाइड्स को स्प्रे करते हैं, तो ये अपने माउथ और नोज को एक क्लॉथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि किसी कपड़े को अपने मुंह और नाक में बांध लेते हैं, जिससे ये जो स्प्रे होता है ये इनके अंदर नहीं जाता है। तो हमारा ये टॉपिक प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है हार्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये जो हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप की, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको काटना, जब जो क्रॉप्स होती हैं वो जब मैच्योर हो जाती हैं तब उन्हें काटा जाता है, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground। और जो हार्वेस्टिंग होती है, इस प्रोसेस में जो क्रॉप्स होती हैं इन्हें काटा जाता है नीचे से, क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजली टास्क 3 to 4 months ऑफ अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। ये जो यूजुअली टास्क, ये जो क्रॉप्स होती हैं ये 3 से 4 महीने लेती हैं कोई भी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। ये जो हार्वेस्टिंग होती है यानी कि जो क्रॉप को काटना, इसे अपनी कंट्री में मैन्युअली करा जाता है, अपने हाथों से, बाय सिकल। सिकल से, सिकल एक टूल होता है, उससे जो क्रॉप्स होती है उन्हें काटा जाता है। ये फिगर 1.7 में सिकल बनी हुई है। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। लोग मैन्युअली सिकल से काट देते हैं या तो फिर वो मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि है, मशीन का नाम है हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द शेफ। यानी कि ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती हैं, इन सीड्स को सेपरेट करना चाहिए, करते हैं, जो कि पूरा शेफ होता है, उसमें कई सारी गंदगी उन्हें होते हैं, उन सबको क्या करा जाता है, सेपरेट करा जाता है सीड्स को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि एक मशीन, ये जो प्रोसेस होता है पूरे शेफ से सीड्स को अलग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज carried out with the help of machine called combine। और ये जो प्रोसेस होता है थ्रेशिंग, ये एक मशीन से करा जाता है जिस मशीन का नाम है कंबाइन, विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। और ये जो मशीन होती है कंबाइन, ये इन फैक्ट अ हार्वेस्टर, ये एक हार्वेस्टर ही है और ये एक थ्रेशर भी है। यानी कि जो कंबाइन है ये दो काम कर दी है, दो मशीनों का। ये एक हार्वेस्टर का भी काम कर देती है और एक मशीन होती है थ्रेशर, उसका भी काम कर देती है। ये है कंबाइन। ये जो येलो कलर की इतनी बड़ी सी मशीन है, ये है कंबाइन। Farmer with small holding of land do not separating of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6। जो फार्मर्स होते हैं जिनकी स्मॉल लैंड होती हैं, वो सब ये जो ग्रेन की सेपरेटिंग होती है, ग्रेन को सेपरेट करा जाता है सीड से, तो ये सब वो लोग विनोइंग, एक मशीन होती है उससे करते हैं। ये विनोइंग हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखी है, क्योंकि ये जो कंबाइन है
ये इतनी बड़ी मशीन है, ये बड़े फील्ड में काम करने के लिए आती है, यानी कि जो बड़े बड़े फील्ड होते हैं वहाँ हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करने आती है। लेकिन जिनके पास, जो फार्मर के पास ये स्मॉल लैंड होती है, वो विनोइंग एक मशीन होती है, उसी से काम चला लेते हैं। तो अब हमें एक येलो टेबल दी गई है, येलो बॉक्स, इसमें लिखा है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, तो उसे भी पढ़ते हैं। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, यानी कि 3 से 4 महीने का हार्ड वर्क करने के बाद एक दिन आता है जब क्रॉप को काटा जाता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being, यानी कि जो साइट होती है गोल्डन फील्ड, यानी जो पूरा फील्ड होता है उसे गोल्डन फील्ड कहते हैं। वहाँ पे लोग स्टैंड खड़े होकर क्रॉप को देखते हैं, जब वो क्रॉप ग्रेन से अलग होता है, जो फार्मर्स के हार्ट्स होते हैं वो जॉय हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा उनका काफ़ी हैप्पीली सीन हो जाता है वहाँ पर। और जो सेंस ऑफ वेल बीइंग और अच्छे आदमियों का वहाँ पर सेंस होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruits and it is time to relax and enjoy a little। और जब ये कट जाते हैं तो उन लोगों को अपना एफर्ट सारा जो पास्ट में करा है, पास्ट सीजन में करा है, वो सारा एफर्ट उनको दिखता है और वो और फिर वो एंजॉय करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज thus of great joy and happiness in all parts of India। ये जो पीरियड आता है हार्वेस्टिंग का, ये एक बहुत बड़ा ग्रेट जॉय होता है, हैप्पीनेस का, ऑल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हर पार्ट्स में। Men and women celebrate it with great enthusiasm। Special festival associated with the harvest season are Pongal, Vaisakhi, होली, दिवाली, नवयाना एंड बिहू। जो मैन होते हैं और वुमेन होते हैं, ये जब हार्वेस्टिंग होती है तो वो लोग एक फेस्टिवल बनाते हैं, जो स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएट करे जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि बैसाखी, होली, पोंगल, दिवाली, नवाब्या और बिहू। ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जब जो सीड्स होती हैं उन्हें हार्वेस्ट करा जाता है। अब हमारा ये टॉपिक हार्वेस्टिंग ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज, तो इसे भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये जो हार्वेस्ट होकर के जितना भी क्रॉप्स है, इन सबको स्टोर करना ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be saved from moisture, insects, rats and microorganisms। यानी कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती हैं, ग्रेन्स होती हैं, अगर उन्हें रखा जाए लॉन्ग टाइम के लिए तो उन्हें मॉइस्चर और इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव करना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, और जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और जो ग्रेन्स होते हैं उनको मॉइस्चर ही से बचाया जाता है, लेकिन जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती है उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। If freshly harvested grains seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germinations। यानी कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उनमें क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर उन्हें स्टोर कर दिया जाए, उन्हें बिना ड्राई करे, तो वो स्पॉइल कर सकती हैं, उनमें अटैक हो सकता है ऑर्गेनिजम्स का, जो कि उन्हें अनफिट कर देंगे उनकी जर्मिनेशन को। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो इसीलिए जो ग्रेन्स होती हैं, सीड्स, उन्हें स्टोर करने से पहले उन्हें सन के सामने रख दिया जाता है, ऐसे खुले में रख दिया जाता है, ताकि जितना भी मॉइस्चर है उनसे वो सब चला जाए।
और वो सूख जाए। इन द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन द, और सन के पास रखने से उनके जो जितना भी मॉइस्चर होता है वो सब ड्राई सूख जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और जो इनको सुखा दिया जाता है, इससे क्या होता है, जो अटैक होता है उन्हें प्रिवेंट कर दिया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा, पेस्ट के द्वारा, बैक्टीरिया एंड फंगी के द्वारा। तो ये 1.10 ए फिगर में सेलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स होते हैं उनको यहाँ पे जो बड़े बड़े पाइप्स हैं, हाँ, यहाँ पे स्टोर करा जाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स को जूट बैग्स में और मेटालिक बीन्स में स्टोर करते हैं। जूट बैग्स मीन्स ये जो बोरे रखे हैं ये होते हैं जूट बैग्स। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries। ये जो लार्ज स्केल का जो मतलब कि जो लार्ज स्केल में जो स्टोरेज होती है ग्रेन की, ये करी जाती है सिलोस और ग्रैनरीज के द्वारा। सिलोस मतलब कि जगह होती है सिलोस ऑफ ग्रेन्स, यानी ये जो आपने पाइप देखे मोटे मोटे पाइप, ये होते हैं सिलोस। यहाँ पे जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें स्टोर करा जाता है। और ये जो ग्रैनरीज होती है, यानी ये जगह जहाँ पर ये जूट बैग्स, ये बोरे रखे हुए, इन्हें ग्रैनरीज कहते हैं। यहाँ पे इन्हें रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स। यहाँ पे उन्हें स्टोर करके रखा जाता है टू प्रोटेक्ट, उन्हें बचाने के लिए बचाने से, उनसे रैट से और इंसेक्ट से बचाने के लिए साइलोस एंड ग्रैनरीज में रखा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो सूखी नीम की पत्तियाँ होती हैं वो भी यूज़ करी जाती हैं जो भी सीड्स होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो लार्ज क्वांटिटी में जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें बिग गोडाउन्स में रखा जाता है स्टोर करने के लिए। तो उसमें एक स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करा जाता है जिससे जो पेस्ट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of foods। यानी कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये भी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet। Sorry। ये जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कोस्टल एरिया के बगल में, कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो सब लोग फिश को कंज्यूम करते हैं एक मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, अपने डाइट का एक मेजर पार्ट के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने जाना होगा जो फूड्स होते हैं जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. यानी कि जो we have just seen that process of crop production, हम लोगों ने जैसा देखा कि जो crop productions के जो process होते हैं involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. यानी कि हम लोगों ने देखा जो process होते हैं crop production के वो नंबर्स ऑफ स्टेप्स होते हैं, उनमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं कई सारे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this
when this is done on a large scale it is called animal हस्बेंड्री। यानी कि जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन देखा उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ होती है जो कि फार्मर्स को करी जाती है एक पीरियड ऑफ टाइम में, वैसे ही अगर एनिमल को भी पाला जाता है अपने फूड्स के लिए और उन्हें शेल्टर दिया जाता है, उनको प्रोवाइड फूड दिया जाता है, प्रोवाइडेड उन्हें प्रॉपर शेल्टर दिया जाता है, ये भी उनके लिए केयर करी जाती है। अगर यही चीज़ को एक लार्ज स्केल में करते हैं तो इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोई नहीं बचा, यही हमारा लास्ट टॉपिक था, स्टोरेज। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्हाट यू हैव लर्नड एंड कीवर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।